गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा समझते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कब लगता है। अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्मूथ और फ्रिक्शन लेस सरफेस का। क्या बात कर रहे थे, स्मूथ एंड फ्रिक्शन लेस सरफेस का। आज बात करेंगे फ्रिक्शन का, होता क्या है। नॉर्मल बात है, आप समझिएगा थोड़ा सा। उसके पहले हम एक चीज और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है एक सरफेस, ठीक है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है। बॉडी के बीच में, दो सरफेस के बीच में दो तरह का लॉक होता है। वो लॉक के कारण ये स्टेबल रहता है, जिसको हम लोग इंटरलॉकिंग, मॉलिक्यूल इंटरलॉकिंग कहते हैं केमिस्ट्री में ना। उसी तरह से इसमें पार्टिकल का जो सरफेस का इंटरलॉकिंग होता है ना, इसके कारण से बॉडी के बीच, दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में बॉन्डिंग हो जाता है और वो एक फ्रिक्शन, रफनेस के कारण एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। बॉडी को हम इधर से प्रेस करते हैं, ऐसे दबा रहे हैं, इधर से बॉडी मूव करने लगता है। लेकिन नॉर्मल वे में यदि ये प्लेन सरफेस हो तो ये बॉडी मूव करता है ऐसे ही नॉर्मल वे में। लेकिन जैसे ही इसमें रफनेस आ जाता है, इंक्लिनेशन आ जाता है, लॉकिंग हो जाता है, तो ये अपना एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगाने लगता है, ठीक है। और दो तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो देखिए, ध्यान से, ऐसे ध्यान से समझिएगा बात मेरा। इसको हम लोग कहते हैं कोल वेल्डिंग। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पर जाकर के अटक जाता है। जैसे क्या, जैसे आपके घर में एक अलमीरा होगा, बहुत दिन से रखा होगा, बहुत दिन से रखा होगा। उसका जो नीचे वाला फुट है, फुट, उसको आप हिला के देखिए, उसमें दाग आ जाता है। बहुत दिन से रखा हुआ है, उस पर हमेशा प्रेशर पड़े हुए, कांस्टेंट प्रेशर लगते रहता है। तो कांस्टेंट प्रेशर उसके ऊपर लगते रहता है, तो वो अपना प्रेशर बना करके उस पर एक दाग छोड़ देता है हमेशा। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जब प्रेशर लगता है ना, उसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये भी एक तरह का फ्रिक्शन ही है। और एक होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस। क्या होता है, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस। तो ये फ्रिक्शन कराता है। नॉर्मल में देखिएगा मेरा बात ध्यान से। यदि ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो हाथ में नहीं टिकता, कैसे आ जाता, गिर जाता। यदि हाथ में फ्रिक्शन और हाथ और मेरा जो हैंड है, हैंड और ये मार्कर के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता, फ्रिक्शन लेस रहता तो क्या होता, गिर जाता। लेकिन ये फ्रिक्शन के कारण ही है। तो ये जो मेरा हैंड का ये जो सरफेस है और मार्कर का ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग फोर्स लग रहा है, इंटरलॉकिंग फोर्स। इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द नेट फोर्स। यदि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जिधर लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स ही, हम क्या बोले, नेट फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट में बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कोई कोई ये भी बात बोलता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। सेम बात सेम है। हम बोले क्या कि नेट फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कोई क्या बोलता है, रिलेटिव मोशन, किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। रिलेटिव मोशन किधर होगा, जिधर बॉडी का नेट फोर्स लगेगा। हम बात चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे कैसे नेट फोर्स किधर लगता है, रिलेटिव मोशन कैसे होता है। तो रिलेटिव मोशन, कोई बोलता है रिलेटिव मोशन के अपोजिट में, कोई बोलता है नेट फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन। दोनों बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों बात एक ही है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज एट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी और नेट फोर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के नेट फोर्स के अपोजिट में, जिधर भी नेट फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, या बॉडी का जिधर रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। समझ रहे हैं बात। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी है,
इसका नॉर्मल में एफबीडी खींचते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल में एफबीडी खींचते हैं। बॉडी इधर मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? बॉडी इधर मूव कर रहा है। बॉडी का मूवमेंट इधर है, यानी एफ नेट किधर लग रहा है? एफ नेट हमारा इधर लग रहा है, यानी वेलोसिटी इधर है या एक्सेलरेशन इधर है बॉडी का, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, इधर एक कोई नेट फोर्स इधर की तरफ कर रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा? एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में एफएस, एक क्या लगेगा नीचे में ऊपर में नॉर्मल, एक क्या लगेगा एमजी। ठीक है, क्या लगेगा एमजी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? ऐसे। रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? ऐसे। नेट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के, अब ये वाला रिजल्टेंट फोर्स, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट, यानी एफसी। यानी एफसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफसी इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एफएस स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। इसका चर्चा हम थोड़ा और आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लें कि फ्रिक्शन लगता कैसे है और फ्रिक्शन कब लगता है। तो फ्रिक्शन हमारा दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का। एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब नो रिलेटिव मोशन, मतलब बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन द मोशन इज रिलेटिव, मतलब रिलेटिव मोशन आ गया, बॉडी में रिलेटिव मोशन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल से समझाते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक बॉडी रखती है 1 kg का, ठीक है, 1 kg का एक बॉडी रखती है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, F इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। इधर एक mg लगेगा, कितना लगेगा mg इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, बैलेंस किया हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर बोले हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात, ध्यान दीजिएगा मेरा बात, बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। एक चीज और दिया हुआ है, म्यू एस इक्वल टू 1 और म्यू के इक्वल टू 0.5। म्यू एस इक्वल टू 1, म्यू के इक्वल टू 0.5, ठीक है। हम क्या बोले? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है? नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगता है? नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर एक ही फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स इधर। बाकी तो ये वाला mg और n एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला फोर्स इधर 10 न्यूटन लग रहा है, यानी इधर एक क्या लगेगा? ये वाला सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे क्या लगेगा? देखिए, ये वाला सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, Fs फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एन। क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू बोले तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है? म्यू का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? यदि ध्यान से देखिएगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है? 1, एन कितना है? 10, क्योंकि बैलेंस किए हुए, यानी कितना आ गया? यानी आ गया 10 न्यूटन, यानी एफ मैक्स कितना आ गया? मैक्स आ गया 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखिएगा मेरा बात, ध्यान से मेरा बात देखिएगा, हम इधर से, ध्यान से देखिएगा, इधर से हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा दिए? 1 न्यूटन का।
अब हटा दीजिए इसको। अब हम निकाल रहे हैं F इजिकल टू 1 न्यूटन। बॉडी हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कितना लग रहा है? ये वाला लग रहा है 10 इंटू n इंटू म्यू एस। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 10 mg। 1 mg इधर लगाते हैं, 1 न्यूटन इधर लगाते हैं, इधर से क्या कर देगा? 1 न्यूटन लगा देगा। 2 न्यूटन लगाते हैं तो इधर से भी 2 न्यूटन लगा देगा। यानी कि यदि हम 10 न्यूटन लगाते हैं, यहाँ पे 10 न्यूटन लगाते हैं तो क्या लगेगा? इधर भी 10 न्यूटन लगेगा। क्या लगेगा? इधर भी 10 न्यूटन लगेगा। और वो क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। यानी कि ये बॉडी तब तक हिलेगा नहीं। क्या होगा? तब तक हिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, क्या कर दिए? 12 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अब क्या हुआ? 12 न्यूटन का जैसे ही फोर्स लगा दिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना मैक्सिमम था? 10 न्यूटन। बॉडी क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? बॉडी मूव करने लगेगा। और जैसे ही बॉडी बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा? इंटरलॉकिंग बॉन्ड यहां जो ब्रेक हुआ, तो फिर क्या लगने लगेगा? तब हमारा लगने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले से क्या लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या लगने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं आता है, रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू 0, इट एक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। बट जैसे ही बॉडी में रिलेटिव मूवमेंट आने लगता है, क्या आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कितना हमारा F लगने लगेगा? F कितना लगने लगेगा? F इजिकल टू क्या हो जाएगा? नाउ F इजिकल टू म्यू के इंटू n। म्यू के कितना है? 0.5 इंटू n कितना है? n कितना है? mg की इजिकल टू यानी 10, यानी कितना लगेगा? 5 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? F के इजिकल टू 5 न्यूटन। यानी F नेट अब कितना लग रहा है? अब F नेट कितना लग रहा है? F नेट इजिकल टू इधर से 12, इधर से 5, इधर से 12, इधर से 5, तो कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी कितना न्यूटन? 7 न्यूटन। आ गया क्या? 7 न्यूटन। यानी बॉडी पर इधर 7 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? बॉडी में इधर नेट फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय मास। जानते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? F नेट 7 डिवाइडेड मास कितना है? 1, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। क्या करने लगेगी? बॉडी मूव करने लगेगी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा एक ग्राफ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ग्राफ हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उस ग्राफ को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे हो रहा है बॉडी। उसके पहले हम एक बात और समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस बॉडी को हम 12 जितना न्यूटन तक प्रेस करना चाह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। जब तक ये हिल नहीं रहा है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिधर नेट फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वो तब तक उतना ही लगाते रहता है। लेकिन जैसे ही हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं, उससे ज्यादा, तो बॉडी मूव करने लगता है। और वो बॉडी का जैसे ही उसमें बॉडी मूव करने लगता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाता है और लगने क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और वो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज क्या है? रेंज ऑफ F ऑफ स्टैटिक रेंज क्या है? म्यू इंटू n, 0 से लेके, यानी कि 0 से लेके म्यू n तक इसका रेंज है। इसके बाद स्टैटिक नहीं रहता है, काइनेटिक हो जाता है, और इसी के चलते बॉडी में मूवमेंट आ जाता है, वो एक्सेलरेशन आ जाता है। अब हमें ग्राफ देखेंगे। ग्राफ देखिएगा,
ये बॉडी है, इधर F लगा दिए, इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, F नेट इधर है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, F मैक्स इज इक्वल टू म्यू इनटू n या म्यू s इनटू n बोल सकते हैं। अब ग्राफ देखिएगा ध्यान से, बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स, ये क्या है? कांस्टेंट है, और इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्स को इंक्रीज करा रहे हैं, कहां तक? म्यूएस इंटू एन तक, म्यूएस इंटू एन तक। जैसे ही हम म्यूएस इंटू एन से बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, म्यूएस इंटू एन तक ये वाला फोर्स लगते चला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां तक बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग जो है सरफेस के बीच में, वो इंटरलॉकिंग यहां तक नहीं लगेगा, कहां तक? यहां तक, यहां तक, या ये बोल सकते हैं यहां म्यूएस इंटू एन तक, ये वाला। लेकिन जैसे ही हम इस एफ को ज्यादा कर दिए, क्या कर दिए? ज्यादा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और आ जाएगा यहां, उसके बाद ये बॉडी मूव करने लगेगी। तो इसलिए ये वाला जोन जो हमारा कहा था वो क्या कहता है? स्टैटिक जोन कहलाता है। क्या कहता है? स्टैटिक जोन कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है? काइनेटिक जोन कहलाता है। और ये वाला फोर्स क्या होता है? ये वाला फोर्स होता है न्यू के इंटू एन, यानी ये काइनेटिक फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगते रहेगा तब तक बॉडी में कोई भी रिलेटिव मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसका ज़्यादा फोर्स लगाने लगेंगे, जो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है म्यूएस इनटू एन, जैसे ही हम उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा और वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट चेंज कर जाएगा स्टैटिक से काइनेटिक, स्टैटिक से काइनेटिक, और बॉडी में आ जाएगा मूवमेंट, बॉडी में आ जाएगा मूवमेंट। तो बॉडी में इस कारण से मूवमेंट आने लगता है। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन का बेसिक एग्जांपल है। क्या है? बेसिक एग्जांपल है। एक बात और समझिएगा, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को पता करना है कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं, और यदि मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन कितना है। यानी बॉडी मूव कर रही है, यानी कि एफ नेट, यदि बॉडी मूव नहीं करेगी तो एफ नेट कम आएगा किससे? फ्रिक्शन फोर्स से। और यदि बॉडी मूव करेगी तो एफ नेट हमारा ज्यादा आएगा किससे? फ्रिक्शन फोर्स से। देखते हैं क्या लग रहा है। 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे, और एक और फोर्स लग रहा है वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे। तो सबसे पहले फोर्स को ब्रेक करते हैं। 37 डिग्री और 57 डिग्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, हम बार बार करवाए हैं क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा? 10 cos 37, यानी 10 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में। और एक और फोर्स लगेगा वर्टिकल में अपवर्ड, क्या लगेगा? वर्टिकल में अपवर्ड, इसका कंपोनेंट क्या लगेगा? 10 sin 37 डिग्री, यानी 10 इंटू 3/5 क्या लगेगा? 10 इंटू 3/5, इसको क्या लिखेंगे? 6 न्यूटन, यानी अपवर्ड में 6 लगेगा। अब ये 40 लग रहा है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 40 cos 53, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्या होगा? 40 sin 53 डिग्री। तो कितना होगा? 40 इंटू 4/5 कितना होगा? 32 न्यूटन। और ये कितना होगा? 40 इंटू 3/5, यानी कितना होगा? 24 न्यूटन। इसको फ्रेश कर लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 kg, और नीचे में एक और लग रहा है mg,
mg इक्वल टू कितना लगेगा 20 न्यूटन। तो 20 kg का है। हॉरिजॉन्टल में कितना लग रहा है, इधर देखिएगा 8 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 32 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 6 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 24 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन। टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, इसको और रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इधर 8 और इधर ही 32 8, इधर में 40 न्यूटन। और ध्यान से देखिएगा नीचे में 24, नीचे में 20 और ऊपर में 6, यानी इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 24 और 20 44 माइनस 6 यानी कितना 38, यानी कि नीचे में क्या लग रहा है, नीचे में लग रहा है 38 न्यूटन। तो इसका नॉर्मल कितना लगेगा 38 न्यूटन, नॉर्मल लगा 38 न्यूटन। इधर एक एफ लग रहा है कितना न्यूटन 40 न्यूटन, एफ इक्वल टू 40 न्यूटन लग रहा है। अब चेक करेंगे फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारा, क्या चेक करेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ये नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम चेक करेंगे क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, नोट कर लिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, क्या दिया हुआ है 0.5, और नॉर्मल कितना लगा रहा है, जितना नीचे में लगाता है उतना ही नॉर्मल ऊपर में भी लगता है, तो कितना हो जाएगा 38, यानी कितना लगेगा 19 न्यूटन। किधर फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एफ नेट के डायरेक्ट में Fs इक्वल टू 19 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं, इधर 19 इधर 40, बॉडी इधर मूव करने लगेगा ना, इधर तो 19 ही लग रहा है ना, इधर कितना लग रहा है 40, यानी बॉडी का मूवमेंट उधर, क्लियर है, तो बॉडी का मूवमेंट इधर, तो एफ नेट कितना, एफ नेट इज इक्वल टू 40 माइनस कितना 19, यानी कि 21 न्यूटन। यदि एफ नेट ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, यानी बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो कैसा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बाय मास, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एफ नेट कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This is the simplest question of the friction. This is the simplest friction question. मतलब इससे आसान फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। इसके बाद हम और बात करेंगे किस चीज पे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बॉडी पे किधर फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम लगेगा, किधर मिनिमम फोर्स में हमारा बॉडी मूव करने लगेगा, और मिनिमम कांटेक्ट फोर्स कितना होगा जिससे हम लोगों का बॉडी मूव करने लगेगा। दूसरा चीज और भी बात करेंगे, अभी तो हम प्लेन सरफेस का बात कर रहे थे ना, कुछ दिन में नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इंक्लाइन पर बात करेंगे, और इंक्लाइन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिर कांटेक्ट के साथ जो कांटेक्ट फोर्स जो हमारा लगाता है रिजल्टेंट फोर्स, उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, ये सारा बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हम नॉर्मल एक बात किए कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इन सारे बात पर चर्चा किए कि स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो और भी डिटेल में बात करेंगे और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।